जरा कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही जटिल ऑर्गन, मतलब पूरी तरह से काम करने वाला एक नया अंग शरीर के अंदर बिल्कुल खरोंच से, एकदम जीरो से बनाया जाता है। हाँ, और वो भी सिर्फ एक खास समय के लिए। एग्जैक्टली ये कुछ महीनों तक एक बेहद महत्वपूर्ण लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। हम्म। मतलब एक तरह का कस्टम लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये एक साथ फेफड़े, लिवर, किडनी और एक पूरी केमिकल फैक्ट्री का काम संभालता है। और फिर सबसे अजीब बात, जब इसका काम पूरा हो जाता है तो शरीर इसे बाहर निकाल देता है। हाँ, यही तो। आमतौर पर जब हम बायोलॉजी या एनाटॉमी की बात करते हैं तो अंगों से हमारी उम्मीद हमेशा के लिए साथ निभाने वाली होती है ना? जैसे दिल हो गया, फेफड़े या दिमाग। बिल्कुल, वो एक बार बनते हैं और जीवन भर हमारे शरीर का हिस्सा रहते हैं। प्रकृति में अंगों का निर्माण एक स्थायी निवेश की तरह माना जाता है। सही बात है। एवोल्यूशन या विकासवाद ने शरीर को ऐसा नहीं बनाया है कि वो इतने जटिल और ऊर्जा सोखने वाले ढांचे बनाए और फिर उन्हें यूं ही कचरे में डाल दे। ये संसाधनों की बहुत बड़ी बर्बादी लगती है। लेकिन जब हम जीव विज्ञान के इस खास हिस्से में कदम रखते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा अस्थाई अंग आता है जो इन सभी नियमों को पूरी तरह से तोड़ देता है। एकदम सही। आज हमारे पास जो स्रोत है वे पूरी तरह से बायोलॉजी के कुछ बेहद बारीक और रिसर्च किए गए नोट्स हैं। और इन पूरे नोट्स में सिर्फ एक ही हीरो है, प्लेसेंटा यानी गर्भनाल। बहुत ही कमाल का विषय है ये। है ना? ये नोट्स हमें बताते हैं कि प्लेसेंटा की संरचना कैसे होती है, इसके हार्मोनल खेल क्या हैं और सबसे बड़ी बात, जानवरों की दुनिया में इसकी कितनी हैरान करने वाली विविधता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि ये चर्चा केवल शरीर रचना या मेडिकल तथ्यों तक ही सीमित नहीं है। अगर हम इन नोट्स को ध्यान से देखें तो ये समझना वाकई दिलचस्प है कि प्रकृति कैसे अलग-अलग जीवों की लाइफस्टाइल और जरूरतों के हिसाब से इन जीवन रक्षक प्रणालियों को पूरी तरह से कस्टमाइज करती है। कस्टमाइज करती है मतलब हर जानवर के लिए अलग? हाँ, काम एक ही है, एक नए जीवन को पालना, लेकिन प्रकृति ने इसके लिए जो अलग-अलग इंजीनियरिंग डिजाइन्स बनाए हैं वो सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। तो शुरुआत एकदम बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर ये बनता कैसे है? इन नोट्स को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक जिगसॉ पजल की छवि बन रही थी। जिगसॉ पजल दिलचस्प है। हाँ, मतलब ऐसा लगता है जैसे पजल के दो अलग-अलग टुकड़े हैं जो आपस में एकदम सटीक तरीके से लॉक हो जाते हैं। ये पजल वाली एनालॉजी बहुत सटीक है, क्योंकि देखिए प्लेसेंटा कोई एक तरफा अंग नहीं है, ये एक साझा प्रोजेक्ट है। नोट्स में बताया गया है कि माँ की तरफ से गर्भाशय या यूट्रस की दीवार में छोटे-छोटे उभार बनते हैं। इन्हें मैटरनल विलाई कहते हैं। हाँ, और दूसरी तरफ जो भ्रूण या बच्चे की तरफ से झिल्ली होती है, जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड या गर्भनाल से जोड़ा जाता है, उसमें भी वैसे ही उभार होते हैं, जिन्हें फीटल विलाई कहते हैं। बिल्कुल। आप इन विलाई को अपनी उंगलियों की तरह सोच सकते हैं। जब आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हैं तो उनकी पकड़ कितनी मजबूत हो जाती है ना? हाँ, एकदम टाइट ग्रिप बन जाती है। ठीक वैसे ही मैटरनल और फीटल विलाई आपस में जुड़कर एक बहुत ही जटिल नेटवर्क बनाते हैं। ये नेटवर्क सिर्फ एक भौतिक जोड़ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सक्रिय संचार पुल है, जहां से ऑक्सीजन, भोजन और एंटीबॉडीज का लेन देन होता है। लेन देन तो समझ आता है, लेकिन इन नोट्स का अगला हिस्सा मुझे सच में हैरान कर गया। कौन सा हिस्सा? यही कि ये सिर्फ एक फिल्टर या पाइपलाइन नहीं है। नोट्स साफ तौर पर कहते हैं कि प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड यानी एक पूरी केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है। ओह हाँ, वो हार्मोनल प्रोडक्शन वाला पार्ट। एग्जैक्टली मैंने इन नोट्स में हार्मोन्स की एक लंबी लिस्ट देखी है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन और थायरोट्रोपिक हार्मोन। ये सब बहुत जरूरी हैं गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए। लेकिन ये तो 5 हुए, इसमें एक छठा हार्मोन भी है जो मुझे बहुत खास लगा। What's fascinating here is यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि प्रकृति ने प्लेसेंटा को एक बहुत ही खास केमिकल सिग्नेचर दिया है। आप HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन की बात कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल वही। नाम थोड़ा लंबा है पर काम बहुत दिलचस्प है। नोट स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर देते हैं कि ये HCG हार्मोन केवल और केवल प्लेसेंटा द्वारा ही स्रावित होता है। शरीर का कोई और अंग इसे कभी नहीं बनाता। सीरियसली? सिर्फ प्लेसेंटा? हाँ, बाकी जो हार्मोन्स हैं जैसे एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, वो शरीर में महिलाओं के सामान्य मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी बनते हैं। लेकिन HCG का बनना एक सीधा ऐलान है। मतलब ये प्लेसेंटा का अपना एक लाउड स्पीकर है जो शरीर को बता रहा है कि हेलो, मैं यहाँ मौजूद हूँ और काम कर रहा हूँ। एकदम सही। और इस लाउड स्पीकर की जरूरत क्यों है?
क्योंकि माँ का शरीर हर महीने अपने गर्भाशय की लाइनिंग को शेड यानी बाहर निकालने की तैयारी करता है। ओहो, तो उसे रोकना पड़ता होगा। बिल्कुल। HCG वो इमरजेंसी ब्रेक है जो माँ के शरीर को सिग्नल देता है कि रुको, इस महीने लाइनिंग को बाहर नहीं निकालना है क्योंकि यहाँ एक भ्रूण पल रहा है। ये हार्मोनल कंट्रोल रूम का सबसे अहम हिस्सा है। ये तो बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है, मतलब शरीर खुद को ही मैसेज भेज रहा है। हाँ, ये एक परफेक्ट कम्युनिकेशन है। लेकिन अब हम नोट्स के उस हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा उलझा दिया, इसका डिजाइन और आर्किटेक्चर। वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। वही तो, अगर HCG एक यूनिवर्सल मैसेज है और हर स्तनधारी जीव में प्लेसेंटा का काम भ्रूण को जीवित रखना ही है, तो क्या ये हर जानवर में एक जैसा ही दिखता है? यही तो एवोल्यूशन की असली कला है। उद्देश्य एक है, लेकिन उसे हासिल करने के तरीके अनगिनत हैं। मतलब अलग-अलग जानवरों में अलग-अलग डिजाइन। हाँ, अगर आप एक चूहे, एक घोड़े और एक इंसान के प्लेसेंटा को एक मेज पर रख दें, तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये तीनों एक ही काम करते हैं। मैंने नोट्स में देखा कि इसे समझने के लिए इसे कुछ हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले भ्रूणीय झिल्ली या फीटल मेम्ब्रेन के आधार पर मुझे समझाइए कि इंसानों का प्लेसेंटा बाकी स्तनधारियों से अलग कैसे है। देखिए, भ्रूण के विकास के दौरान कुछ खास झिल्लियां बनती हैं जो भ्रूण को घेरती हैं। नोट्स में कंगारू जैसे मेटाथीरिया वर्ग के जीवों का उदाहरण है। कंगारू, राइट। हाँ, उनमें यॉर्क मुख्य भूमिका निभाता है, इसलिए उसे कोरियोविटेलाइन प्लेसेंटा कहते हैं। ये बहुत ही शुरुआती स्तर का डिजाइन है। और फिर आते हैं ज्यादा विकसित स्तनधारी यानी यूथेरिया वर्ग के जीव। हाँ, और यही इंसानों की कहानी बाकी जानवरों से अलग हो जाती है। कैसे? नोट्स में साफ लिखा है कि इंसानों को छोड़कर ज्यादातर यूथेरिया में कोरियोएलेंटोइक प्लेसेंटा बनता है। इसका मतलब है कि इसमें कोरियन और एलेंटोइस नाम की दो झिल्लियां मिलकर इस ऑर्गन को बनाती हैं। लेकिन इंसानों के मामले में ये केवल कोरियोनिक होता है, मतलब हमारी एक झिल्ली गायब है। बिल्कुल, इंसानों के विकास क्रम में एलेंटोइस झिल्ली का काम बहुत सीमित हो गया है। हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड के निर्माण में इसका थोड़ा रोल है, लेकिन मुख्य प्लेसेंटा केवल कोरियन झिल्ली से बनता है। ये तो बहुत अजीब है। ये एक तरह का मिनिमलिस्टिक लेकिन बेहद प्रभावशाली डिजाइन है जो हमारे बड़े दिमाग वाले भ्रूण को तेजी से पोषण देने के लिए इवॉल्व हुआ है। अब डिजाइन के दूसरे और मुझे लगता है सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, विलाई के वितरण के आधार पर प्लेसेंटा के आकार। जब मैंने नोट्स को पढ़ा तो मुझे ये एकदम वेल्क्रो की तरह लगा। वेल्क्रो, ये एनालॉजी कैसे काम करती है? देखिए, हम सबने देखा है कि जैकेट या बैग्स में वेल्क्रो का इस्तेमाल कैसे होता है। कुछ कपड़ों में वेल्क्रो का सिर्फ एक छोटा सा गोल टुकड़ा होता है। हाँ, हुक और लूप वाला। एग्जैक्टली। और कुछ में एक लंबी पट्टी या बेल्ट होती है और कुछ में पूरी की पूरी सतह ही वेल्क्रो से ढकी होती है। जानवरों में प्लेसेंटा की विलाय यानी वो उंगलियों जैसे उभार जो माँ के यूट्रस से चिपकते हैं, उनका फैलाव भी बिल्कुल इन अलग-अलग वेल्क्रो डिजाइन्स की तरह है। अरे वाह, ये वाकई एक बहुत ही विजुअल और सटीक एनालॉजी है। अगर हम इस वेल्क्रो एनालॉजी को नोट्स के साथ जोड़ें, तो हर जानवर की जरूरत के हिसाब से वेल्क्रो का पैच अलग जगह लगा होता है। बिल्कुल। नोट्स के अनुसार खरगोश में ये वेल्क्रो सिर्फ एक छोटी सी डिस्क के आकार का होता है जिसे डिस्कॉइडल प्लेसेंटा कहते हैं। और बंदरों और इंसानों में? बंदरों और इंसानों में भी ये डिस्क जैसा ही होता है, लेकिन ये गर्भाशय के वेंट्रल सतह पर स्थित होता है, इसलिए इसे मेटाडिस्कॉइडल कहा गया है। ये एकदम एक गोल पैच की तरह दिखता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइमेट्स यानी इंसान और बंदर आमतौर पर एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देते हैं, इसलिए एक सिंगल मजबूत डिस्क नुमा कनेक्शन काफी होता है। मेक सेंस। लेकिन अब उन जानवरों को देखिए जो शिकारी हैं, जैसे शेर, कुत्ता और बिल्ली। हाँ, नोट्स में इनका डिजाइन बहुत अलग बताया गया है। इनमें ये किसी डिस्क जैसा नहीं बल्कि एक जोन या बेल्ट की तरह होता है। इसे जोनेरी प्लेसेंटा कहते हैं। एकदम सही। ऐसा लगता है जैसे भ्रूण के चारों तरफ एक वेल्क्रो की बेल्ट बांध दी गई हो। इसका कारण उनका लाइफस्टाइल और प्रजनन का तरीका है। कुत्ते या बिल्लियां अक्सर एक साथ कई बच्चों को जन्म देते हैं, जिन्हें लिटर्स कहते हैं। उनके यूटेरस का आकार एक लंबी ट्यूब जैसा होता है। अच्छा, तो जड़ा की कमी होती होगी। इसलिए प्रकृति ने उन्हें एक कॉम्पैक्ट बेल्ट या जोनरी डिजाइन दिया ताकि एक ही ट्यूब में कई भ्रूण एक कतार में सुरक्षित रह सकें। ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है, जगह बचाने के लिए बेल्ट सिस्टम। लेकिन फिर सुअर और घोड़े का मामला तो इन सब से बिल्कुल अलग है। उनमें क्या होता है?
उनमें ये विलाय का वेलक्रो सिर्फ एक पैच या बेल्ट में नहीं होता, बल्कि पूरी की पूरी सतह पर फैला होता है। इसे सुपरफिशियल या डिफ्यूज कहते हैं। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। घोड़े जैसे जानवर जन्म के कुछ ही घंटों के भीतर खड़े होकर दौड़ने लगते हैं। हाँ, वो तो पैदा होते ही भागने लगते हैं। इसका मतलब है कि जन्म के समय उनका बच्चा बहुत बड़ा, विकसित और ऊर्जा से भरा होना चाहिए। इसके लिए भ्रूण को मां से बहुत भारी मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसलिए प्लासेंटा किसी एक जगह से नहीं, बल्कि पूरे गर्भाशय की सतह से जुड़कर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पोषण मिल सके। ये बात पूरी तरह से सेंस बनाती है। और फिर एक आखिरी डिजाइन बचता है, गाय, भेड़, बकरी, भैंस जैसे जीवों का। रूमिनेंट्स यानी जुगाली करने वाले जानवर। हाँ, नोट्स बताते हैं कि इनमें ये न तो डिस्क है, न बेल्ट है और न ही पूरी तरह से फैला है, बल्कि ये छोटे छोटे बटनों या गुच्छों के रूप में होता है, जिन्हें कॉटिलिडनरी प्लेसेंटा कहते हैं। एग्जैक्टली। ऐसा लगता है जैसे पूरे यूटरस में 50-60 छोटे छोटे वेलक्रो के डॉट चिपका दिए गए हों। ये छोटे छोटे पैच बहुत ही गहराई से मां के ऊतकों में गड़े होते हैं। यह भी एक तरह का इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है, जो बड़े शाकाहारी जानवरों में विकसित हुआ है, ताकि लंबे गर्भकाल के दौरान एक स्थिर और मजबूत कनेक्शन बना रहे। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो इस सब का मतलब क्या है? जब डिजाइन इतने अलग अलग हैं, कोई बेल्ट है, कोई डिस्क है, कोई पूरे गर्भाशय में फैला है, तो बच्चे के जन्म के समय इस इतने बड़े और जटिल अंग के शरीर से बाहर आने का एग्जिट प्लान भी तो अलग होना चाहिए ना? बिल्कुल, बाहर तो आना ही है। वही तो, जब जन्म का समय आता है तो इस वेलक्रो को फाड़ना तो पड़ता होगा। और ये कोई आसान काम नहीं है। नोट्स में इस निकास प्रक्रिया या प्रसव के समय प्लेसेंटा के निकलने के तरीके को बहुत ही स्पष्ट रूप से 2 मुख्य रणनीतियों में बांटा गया है। प्रकृति ने यहाँ भी संसाधनों के प्रबंधन का पूरा ध्यान रखा है। मैंने इसे पढ़ते हुए एक और एनालॉजी सोची। ये ऐसा है जैसे कोई भारी मशीन इस्तेमाल करने के बाद आप उसे कैसे डिस्पोज करते हैं। मशीन का डिस्पोजल कैसे? नोट्स में पहला तरीका है डेसीजुआटा प्लेसेंटा। इसमें प्रसव के बाद बच्चे के जन्म के साथ साथ प्लेसेंटा का फीटल और मटर्नल दोनों हिस्से शरीर से बाहर आ जाते हैं। हाँ, और इसके दौरान गर्भाशय की कुछ टिश्यू लाइनिंग भी बाहर आ जाती है, जिससे थोड़ा रक्तस्राव या ब्लीडिंग भी होती है। इसके उदाहरण वही हैं जिनकी हमने अभी बात की, डिस्कॉइडल जैसे खरगोश, मेटाडिस्कॉइडल जैसे इंसान और बंदर, और जोनेरी जैसे शेर या कुत्ते। बिल्कुल। मतलब ये ऐसा है जैसे आपने एक रेंटल कार ली, काम खत्म हुआ और आपने कार को ज्यों का त्यों वापस कर दिया या बाहर निकाल दिया। सही कहा। जन्म के बाद मां के शरीर से प्लेसेंटा का पूरा ढांचा बाहर फेंक दिया जाता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान या शिकारी जानवरों का मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि वे शिकार करके या आसानी से भोजन जुटाकर अपनी ऊर्जा वापस पा सकते हैं। लेकिन दूसरी रणनीति, जिसे नॉन डेसिडुआटा कहते हैं, वो प्रकृति की रिसाइकलिंग की अद्भुत मिसाल है। हाँ, नॉन डेसिडुआटा प्लेसेंटा। नोट्स के मुताबिक इसमें प्रसव के दौरान केवल प्लेसेंटा का फीटल हिस्सा ही शरीर से बाहर आता है। तो फिर मटर्नल हिस्से का क्या होता है? वो अंदर ही रह जाता है और वो यूटरस के अंदर ही अवशोषित हो जाता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे रेंटल कार वापस करने के बजाय आपने उसके स्पेयर पार्ट्स खोल लिए और उन्हें अपने फायदे के लिए रिसाइकिल कर लिया। ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। जिन जानवरों में सुपरफिशियल जैसे सुअर, घोड़े या कॉटिलिडनरी प्लेसेंटा होता है, वे अक्सर ऐसे जानवर होते हैं जो घास चरते हैं। ग्रेजिंग एनिमल्स, राइट? हाँ, प्रसव एक बहुत ही थका देने वाली और ऊर्जा निचोड़ लेने वाली प्रक्रिया है। एक गाय या भेड़ जन्म देने के तुरंत बाद शिकार करके भारी मात्रा में प्रोटीन या ऊर्जा नहीं जुटा सकती। ओहो, तो माँ का शरीर उन बचे हुए ऊतकों को वापस सोख लेता है। बिल्कुल, शरीर उन टिश्यूज को ब्रेक डाउन करता है और उस अतिरिक्त ऊर्जा और पोषक तत्वों को वापस अपने सिस्टम में ले लेता है। इससे शरीर कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देता है। ये एक परफेक्ट इको फ्रेंडली सिस्टम है। तार झंझना दिए। अच्छा, Here's where it gets really interesting. यह मामला वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। मुझे लगता है आप माँ और भ्रूण के बीच के बैरियर्स या अवरोधों की बात कर रही हैं, हिस्टोलॉजिकल बैरियर्स। हाँ, मैं इसे VIP सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स बुलाना पसंद करूंगी। हम सब जानते हैं कि प्लेसेंटा का मुख्य काम माँ के रक्त से पोषक तत्व भ्रूण तक पहुंचाना है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि माँ और बच्चे का खून आपस में मिल जाता है, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उनके बीच कुछ सुरक्षा की दीवारें होती हैं और मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि इन दीवारों की संख्या हर जानवर में अलग अलग होती है। ये हिस्टोलॉजिकल बैरियर्स का वर्गीकरण है और ये प्लासेंटा के काम करने के तरीके का सबसे जटिल हिस्सा है।
ये तय करता है कि माँ के खून से कोई मॉलिक्यूल, पोषक तत्व या वायरस कितनी आसानी से बच्चे के खून तक पहुंच सकता है। मुझे समझाइए, ये 6 दीवारों से लेकर 2 दीवारों तक का क्या खेल है? नोट्स में 5 अलग-अलग स्तर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा सुरक्षा यानी सबसे ज्यादा 6 दीवारें घोड़े और सूअर में होती हैं। हाँ, इसे एपिथेलियोकोरियल कहते हैं। मतलब माँ के खून से ऑक्सीजन को बच्चे तक पहुंचने के लिए 6 अलग-अलग झिल्लियों को पार करना पड़ता है। सही है। उसके बाद एक दीवार कम हो जाती है। 5 दीवारें जो गाय और भेड़ में पाई जाती हैं, इसे सिंडेस्मोकोरियल कहा जाता है। फिर आती हैं 4 दीवारें जो शेर और कुत्ते में होती हैं, जिसे एंडोथीलियोकोरियल कहा गया है। और इंसानों में? इंसान और बंदरों में केवल 3 दीवारें होती हैं, इसे हीमोकोरियल कहा जाता है। रुकिए एक मिनट, मतलब सूअर और घोड़े में 6 दीवारें हैं और इंसानों में सिर्फ 3। ये तो एकदम उल्टा लग रहा है। इंसान का विकास तो सबसे ज्यादा हुआ है, तो हमारी सुरक्षा प्रणाली इतनी कमजोर क्यों है? इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा इवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ है। बैरियर या दीवारों की ये संख्या ये तय करती है कि डिलीवरी की स्पीड क्या होगी। स्पीड? मतलब डिलीवरी तेज करने के लिए हमने चेक पॉइंट्स कम कर दिए? बिल्कुल। इंसानों और प्राइमेट्स का दिमाग बहुत बड़ा होता है। भ्रूण के विकास के दौरान इस बड़े दिमाग को बनाने के लिए भारी मात्रा में ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और वो भी बहुत तेजी से। तो अगर 6 दीवारें होती तो? अगर हमारे बीच 6 दीवारें होती तो पोषक तत्वों के छनकर आने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती और हमारे दिमाग का इतना विकास नहीं हो पाता। इसलिए प्रकृति ने 3 दीवारों को हटा दिया ताकि पोषक तत्वों का सीधा और तेज ट्रांसफर हो सके। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। कम दीवारें मतलब पोषक तत्वों की तेज डिलीवरी, लेकिन सुरक्षा का जोखिम भी ज्यादा। इसका मतलब है कि शराब, ड्रग्स या कुछ वायरस भी आसानी से उन 3 दीवारों को पार करके भ्रूण तक पहुंच सकते हैं। एकदम सही विश्लेषण है। इसीलिए मानव गर्भावस्था इतनी संवेदनशील होती है। हमें बाहर से ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अंदर के बैरियर्स कम हैं। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ घोड़ों और सूअरों में जहां 6 दीवारें हैं, ये प्रक्रिया बहुत जटिल और छनकर आने वाली होती है। वहां सुरक्षा बेहतरीन है, इन्फेक्शन का खतरा कम है, लेकिन ट्रांसफर धीमा है। और नोट्स के आखिर में चूहों और खरगोशों का जिक्र है, जिनमें सबसे कम सुरक्षा है, केवल 2 दीवारें। इसे हीमोएंडोथीलियल कहते हैं। क्योंकि चूहों का गर्भकाल बहुत छोटा होता है, सिर्फ कुछ हफ्तों का। उन्हें रातों रात तेजी से विकास करना होता है, इसलिए उनके पास 6 दीवारों से गुजरने का समय ही नहीं है। तो कुल मिलाकर हर प्रजाति ने अपनी जरूरतों, दिमाग का आकार, गर्भकाल का समय और जीवन शैली के हिसाब से सुरक्षा और पोषण के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाया है। कोई एक डिजाइन दूसरे से बेहतर नहीं है, बस अलग जरूरतों के लिए कस्टमाइज्ड है। बिल्कुल। प्रकृति एक बेहतरीन इंजीनियर है जो आंख बंद करके एक ही खाका सब पर नहीं थोपती। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटें, तो इन नोट्स ने ये साबित कर दिया है कि प्लेसेंटा सिर्फ एक साधारण थैली या पाइपलाइन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक अत्यधिक विकसित, कस्टमाइज्ड 3D प्रिंटेड केमिकल फैक्ट्री और सिक्योरिटी सिस्टम है। HCG के लाउडस्पीकर सिग्नल से लेकर इंसानों के 3 बैरियर सिस्टम और घोड़ों के सुपरफिशियल वेल्क्रो डिजाइन तक, ये अंग हर जीव के लिए एक मास्टरपीस है। और अपना काम पूरा करने के बाद ये शरीर से बाहर निकल जाता है या फिर ऊर्जा बचाने के लिए खुद को रिसाइकल कर लेता है। एक ऐसा अंग जो जीवन देता है और फिर चुपचाप दृश्य से हट जाता है। और ये सब कुछ बिना किसी बाहरी निर्देश के अपने आप एक तय प्रोग्रामिंग के तहत होता है। लेकिन जाते जाते ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा और शायद जीव विज्ञान का सबसे उलझा हुआ रहस्य छोड़ जाता है। कौन सा रहस्य? हमने शुरुआत में कहा था कि ये एक अस्थायी अंग है, और हमने ये भी देखा कि ये पजल के 2 टुकड़ों से बनता है, आधा माँ के ऊतकों से और आधा भ्रूण के ऊतकों से। जी हाँ, मैटरनल और फीटल विलाई। अब जरा सोचिए, भ्रूण का डीएनए माँ के डीएनए से अलग होता है क्योंकि उसमें पिता का भी आधा हिस्सा शामिल है। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि वो भ्रूण और उसका बनाया हुआ आधा प्लेसेंटा माँ के शरीर के लिए जेनेटिक रूप से एक विदेशी या फॉरेन तत्व है। ये एक बहुत ही गहरा और पैराडॉक्सिकल सवाल है। जीव विज्ञान का बुनियादी नियम कहता है कि हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी विदेशी तत्व, चाहे वो कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो या किसी और का ट्रांसप्लांट किया हुआ अंग हो, उसे देखते ही उस पर हमला कर देता है और उसे नष्ट कर देता है। बिल्कुल। तो फिर माँ का इम्यून सिस्टम इस प्लेसेंटा पर हमला करके इसे नष्ट क्यों नहीं कर देता?
एक विदेशी ऊतक पूरे 9 महीने तक यूटेरस के अंदर कैसे पनप रहा है और माँ की एंटीबॉडीज चुपचाप क्यों बैठी हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। प्रकृति ने इस प्लेसेंटा को ऐसा कौन सा अदृश्य लबादा या इनविजिबिलिटी क्लॉक पहनाया है कि माँ का शक्तिशाली सुरक्षा तंत्र इसे देख ही नहीं पाता?